हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। कुछ तकनीकी व्यवधान पड़ गया था बीच में। टेक्निकल समस्या आने के कारण जो है मेरी क्लास थोड़ी विलम्ब हो गई, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें विलम्ब होती हैं उतनी ही शानदार होती हैं। तो आज की क्लास भले थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार क्लास होने को जा रही है। ठीक है, सब लोग आ गए हो तो एक बार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। ज़रा थम्स अप करके बता दीजिए कि आप लोग आ गए हैं, ताकि मैं क्लास की शुरुआत कर पाऊँ। जैसा कि मैंने बताया कि देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज़, और वो सारे इश्यूज़ सॉल्व हो गए हैं। इश्यूज़ लाइफ में हो या फिर क्लास में, समय दर समय पे सॉल्व हो ही जाते हैं, तो परेशान नहीं होना चाहिए। बी पॉजिटिव और काम करते रहिए, चीज़ें सब बहुत सकारात्मक होंगी, बहुत अच्छी होंगी। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं भाई। कौन कौन आ गया? सोमी, रोहित, सतीश, मुकेश, सभी को गुड इवनिंग है। शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। आज संख्या थोड़ी कम है, संख्या बढ़ाइए, संख्या बल रहता है तो अच्छा लगता है। ओके पंकज जी, थोड़ा सा ये स्क्रीन ना इधर सेट कर दीजिए सामने, तो मुझे सामने से देखने में ज़्यादा आसानी रहेगा। कल मेरी कुछ व्यस्तताएं थी, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, और क्लासेस आपकी चली थी, मैं नहीं उपलब्ध था। आज मैं पूरी तरह से उपलब्ध हूँ आपके लिए, और एक शानदार क्लास हम लोग करने वाले हैं। सार्थक मिश्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सार्थक। चंद्रेश कुमार झा, गुड इवनिंग चंद्रेश। ठीक है, तो अंशु पांडे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन माई डियर फ्रेंड्स। हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस कर रहे हैं। डिप्लोमची व्लॉग्स, डिप्लोमची व्लॉग्स। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है आपने, डिप्लोमची व्लॉग्स। ठीक है, चंदन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने नहीं पढ़ाया है और मेरा पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है। तो अभी क्लास शुरुआत करने का समय आ गया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्री बैचेस चला रहे हैं। आज मैं ये फॉर्मेलिटी सारी नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है। आज मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊँगा, सीधे कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले से हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं, वो क्लासेस जो है, आपने देखा कि वो सारी क्लासेस में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ एक चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किया है, और कुछ एक चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना है। अभी तक जो हम लोगों ने काम कर लिया है, अगर उसकी हम बात करी जाए, हम लोगों ने कि कौन कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस हमने कर लिया है, तो देखो भाई, हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला चैप्टर जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हमने उसका प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स का कर लिया। तीसरा चैप्टर हमारा आप कह सकते हैं बायंसी एंड फ्लोटेशन का कर लिया। फ्लूइड स्टैटिक्स के पहले एक चैप्टर आ जाता है प्रेशर मेजरमेंट का। प्रेशर मेजरमेंट पे हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, थोड़े से कम क्वेश्चंस कराए हैं। फिर से उसको हम रिपीट भी करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि पहले आप थोड़े से और स्ट्रांग बन जाएं, थोड़ा और चीज़ों को समझने लगें। जो फ्लूइड की ना एक विचारधारा है, एक थॉट प्रोसेस है, आप उस थॉट प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर से हम आपको उन क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है ना। और अब हम जो चैप्टर आपके सामने लेके आगे बढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो आज से हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? आज से हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बाद हम फ्लूइड डायनामिक्स करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स के बाद हम लोग लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वर्टेक्स फ्लो, पाइप फ्लो, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सूचना था आपके लिए। आपको सूचना क्या थी? सूचना ये थी कि आज की क्लास में, या आज से कब तक, जब तक कि सारे क्वेश्चंस ना हो जाएं, जब तक कि सारे क्वेश्चंस ना हो जाएं, तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं? तब तक हम लोग करने वाले हैं किसकी प्रैक्टिस? फ्लूइड काइनेमेटिक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2-3 दिन तक हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के सवाल लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे?
चलिए, तो अमूमन लिखना बहुत कठिन होता है और मिटाना आसान होता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड की ऐसी महिमा है कि यहाँ लिखना आसान है और मिटाना मुश्किल होता है। तो हम लोग आपको सूचना दे दिए कि हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम किन के क्वेश्चन करेंगे? हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस, हमेशा की तरह अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ आपको कॉन्सेप्ट देंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट दोनों में फ़ायदा मिलेगा। कुछ नई बातें बताएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। ये सब कुछ लेकर के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। इसको कुछ लोग ना फ्लो ऑफ फ्लूइड नाम से भी जानते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड नाम से भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग फ्लूइड के फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइड के फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देवियों और सज्जनों, आप इस को देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के बारे में है। क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि एक कर्व होता है, अ कर्व दैट इज एवरीवेयर, अ कर्व दैट इज एवरीवेयर, अ कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंट लोकल वेलोसिटी वेक्टर। एक कर्व जो कि एवरीवेयर टेंजेंट होता है लोकल वेलोसिटी वेक्टर पे, उस कर्व को क्या नाम देते हैं? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, हमने इस पर काम किया था, आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन आप लोगों ने पढ़ा था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछले सैटरडे की क्लास उठा करके देखेंगे तो उन्हें आइडिया मिलेगा कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है और स्ट्रीक लाइन क्या होती है। और अगर उन्हें ये जानकारी मिल जाएगी तो ये सवाल आराम से लग जाएगा। किसी भी ऐसे कर्व की बात हो रही है जो टेंजेंट होता है टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर, उस कर्व का नाम क्या देते हैं बच्चों? उस कर्व का नाम क्या देते हैं? और इस कर्व के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये कर्व होता कैसा है। ये कर्व इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। हाँ, द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीम लाइन। तो सही आंसर क्या है इसका? स्ट्रीम लाइन। मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ्लो की बात करें, तो इस पूरे फ्लो में हम क्या करते हैं? हम एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं। इस फ्लो में हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं और इस इमेजिनरी लाइन पर हम एक टेंजेंट डालते हैं। हम लाइन भी ले सकते हैं और हम चाहें तो इसके लिए कर्व भी ले सकते हैं। और हम इस पर क्या करते हैं? एक टेंजेंट डालते हैं। एक टेंजेंट हम डाल देते हैं और ये जो टेंजेंट होता है ना, ये टेंजेंट हमें क्या देता है? ये टेंजेंट हमें वेलोसिटी वेक्टर देता है, ठीक है ना। टेंजेंट एक्ट टू फाइंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर अब भयंकर सा क्वेश्चन आ गया, भारी भरकम क्वेश्चन। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तब आप लोग डर जाते हैं कि साहब अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे हम लोग जवाब देंगे? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। तब तक मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों के। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ध्यान से पढ़िए जरा, क्या कहा जा रहा है? ध्यान से पढ़िए, क्या मिलेगा आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज आर करेक्ट? कौन सी बातें सही हैं? आपसे ये कहा जा रहा है। आइए देखते हैं कौन सी बातें सही हैं। पहली चीज है कि स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी कर्व। सही बात है, स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन द फ्लो फील्ड सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट।
बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। ये जो पूरी बात इन्होंने लिखी है ना, ये पूरी बात को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। मैंने स्ट्रीमलाइन की जब डेफिनेशन दी थी तो आपको बताया होगा कि इसी को तो हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन्स आर आइडेंटिकल इन स्टेडी फ्लो। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो पहला सेंटेंस भी करेक्ट है और दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड सी इसका आंसर होगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी सी पार्ट। देखिए कितने अच्छे सवाल आते हैं ना। ये पता है ये सवाल किसका है बच्चों? ये सवाल ईएससी में आया है। ठीक है, जो लोग ईएससी को फॉलो करते हैं, आईएएस के क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, आईएएस क्वेश्चन लगाते हैं, उन्हें पता होगा कि ये सवाल आईएएस का सवाल है। आईएएस का जो एक सवाल होता है ना, उसी को तोड़ करके जेईई के 4-5 सवाल बन जाते हैं बड़े आराम से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे क्वेश्चन आप करेंगे तो छोटे क्वेश्चन तो आपके अपने आप निकल जाएंगे। ये ईएससी का क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन सवाल है क्या? आईएएस लेवल तक के एग्जाम में इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई की क्या विसात है, सोचो आप। जेईई तो सी ग्रेड की नौकरी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। सी ग्रेड में आता है जेईई का जॉब। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है एग्जामिनेशन, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात चल रही है कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। मैं बोर्ड से साइड हट जाता हूं, आप जरा पढ़ लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो? हमने आपको सब पढ़ाया है, समय समय पर हमने आपको स्टेडी फ्लो के बारे में भी पढ़ाया है, समय समय पे हमने आपको यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में भी पढ़ाया है। ठीक है ना। अभी तो कॉन्सेप्ट टॉक आने वाला है ना, तो कहो तो कॉन्सेप्ट टॉक इसी पे ले लें। यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरिटेशनल फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोज। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट। क्या पहले का ए ऑप्शन सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। निश्चित रूप से ए ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन और ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे, हम किसी को छोड़ नहीं देंगे, हम सारे ऑप्शंस ही कवर करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि कहीं कुछ गलत लिखा है कि सही लिखा है। दूसरा कह रहा है द फ्लो इज स्टेडी। अगर कोई फ्लो यूनिफॉर्म है, ध्यान से समझना, अगर कोई फ्लो यूनिफॉर्म है तो क्या जरूरी है कि वो फ्लो स्टेडी हो जाएगा? जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लो यूनिफॉर्म है तो क्या वो फ्लो स्टेडी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी यूनिफॉर्म प्लस स्टेडी। ध्यान से समझिए, मैं एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सवाल किस चीज पे आ जाएगा कुछ पता नहीं है। क्या कोई फ्लो स्टेडी और यूनिफॉर्म दोनों नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। ऐसा फ्लो हो सकता है जो यूनिफॉर्म भी हो, स्टेडी भी हो। ऐसा फ्लो हो सकता है जो यूनिफॉर्म भी हो, स्टेडी भी हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूनिफॉर्म फ्लो स्टेडी फ्लो होंगे या सारे के सारे स्टेडी फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो होंगे। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, दोनों ही संभावनाएं हैं। बात समझ में आया? तो ये पार्ट गलत हो गया। डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इज कांस्टेंट, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यू का मान तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है ना। फिर कंडीशन डू नॉट चेंज विद एनी टाइम। टाइम के साथ अगर चेंज और नहीं चेंज देखना है तो वो फिर स्टेडी फ्लो में होता है, वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में उससे मतलब नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही है ए ऑप्शन। हम केवल सही विकल्प पे ही विचार नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी गलत विकल्प हैं हम उनकी भी एनालिसिस करेंगे कि गलत क्यों है। क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं कि आपके पास बहुत कम समय है, आपको तुरंत एग्जाम देना है। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो सारी चीज़ों को सीखना है। सरफेस टेंशन पे क्लास लेना है, बिल्कुल सरफेस टेंशन पे क्लास लेंगे, कल अनाउंस कर देंगे। कल सरफेस टेंशन की टाइम वगैरह सब अनाउंस कर देंगे, क्लास कब होने जा रही है। प्रॉमिस आपसे किया था तो कल कर देंगे। ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, डेटा दिए हुए हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल जल्दीबाजी में नहीं किया जाता है बेटा, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। सवाल की सारी चीज़ें आपको निकल के आ जाएंगी और फिर ट्राई करिए कि उसका आंसर निकल पाए। ठीक है ना। आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो। आई थिंक आज लाइव लर्नर की संख्या काफ़ी कम है, तो आप इसको बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। मैं स्क्रीन से एक बार हट जा रहा हूँ। पूरा सवाल पढ़िए और सवाल पढ़ने के बाद लिखा करिए गिवन, क्या क्या दिया है ये लिखा करिए।
और गिवन के बाद फिर सवाल लगेगा कैसा, उसका लगेगा कैसा, उसे मैकेनिज्म क्या होगा लगाने का, वो देखा करिए। चलिए बताइए क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए एक बार सवाल ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन स्ट्रीम लाइंस स्टेडी फ्लो 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ स्ट्रीम लाइन आर 1 मीटर अपार्ट। ठीक है ना, एक स्ट्रीम लाइन है जिसमें कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ स्ट्रीम लाइन आर 1 मीटर अपार्ट। इसके बीच में 2 पॉइंट्स हैं और वो दोनों पॉइंट्स की दूरी मान लो कितनी है, उन दोनों पॉइंट्स की दूरी है 1 मीटर। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। और सवाल जब एग्जामिनेशन में आते हैं तब परेशान करते हैं, तो एग्जाम से पहले ही हमें डील कर लेना है इसे। तो अ स्ट्रीम लाइन, देयर इज ए स्ट्रीम लाइन स्टेडी फ्लो 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ स्ट्रीम लाइन एंड 1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। एंड द फ्लो वेलोसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है एट बी, यानी आपको ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है बी पॉइंट पर। कुछ लोग के आंसर भी आ गए, ठीक है ना, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि कौन सा सवाल आ गया। मैं समझाता हूं, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, गिवन लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, फिर मैं सवाल पे आता हूं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला उन्हें आइडिया होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको सवाल को लगाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये सवाल कैसे लगेगा, ये लगेगा कि u पे कितनी वेलोसिटी है उसको लिखेंगे और डेल्टा u अपॉन डेल्टा x करेंगे। इस फॉर्मूले से ये सवाल सॉल्व होता है। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात सबको पकड़ में आ रही है। फॉर्मूला सुना है कभी आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। इसको ना मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, जब कभी भी आपको मैं कराऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये आता कैसे है, कि कहां से आता है फॉर्मूला, पूरा डेरिवेशन करूंगा आपके लिए। देखो यूबी की वैल्यू कितनी है, यूबी का मतलब है कि बी पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन है। तो अगर हम इसको करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन एट बी कितना आ जाएगा, 5 इंटू डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ये फॉर्मूला इस पूरे सवाल में ना, एक डाउट आपको आ सकता है, एक डाउट आपको आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ये फॉर्मूला तक पहुंचाने के लिए हमें आपको पूरा फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, और मैं पढ़ाऊंगा आपको चीजें उस तरह से, तब आपको समझ में भी आएगा। अभी समझ में आ गया हो, थम्स अप करके बताओ तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ, इस सवाल काफी बड़ा सवाल है, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो रहा हूं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते समय ना आप ये जान लीजिए कि अगर आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक सवाल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे मिलना ही मिलना है। किस पे मिलना है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे। और एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है स्ट्रीमलाइन फंक्शन पे। आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पर भी सवाल मिलना है और आपको स्ट्रीमलाइन फंक्शन पर भी सवाल मिलना है, बिना किसी राय के। इसको ना हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या पता होना चाहिए, ये है क्या, फाई होता क्या है। फाई क्या होता है, फाई स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होता है। फाई क्या होता है, फाई स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज फाई, फाई स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब है एक्स, स्पेस का मतलब है वाई, स्पेस का मतलब है जेड। और टाइम का फंक्शन कैसे है, क्योंकि फाई का रिलेशन है वेलोसिटी से। आप जिस भी डायरेक्शन में इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये आपको वेलोसिटी देता है।
यू आर ऑल्सो आसम सर, यू आर ऑल्सो आसम सर। ठीक है, तारीफ हो रही है मेरी, तो थैंक यू दीपक जी। और टाइम का फंक्शन कैसे होता है? टाइम का फंक्शन ऐसे होता है कि ये हमें वेलोसिटी देता है ना, ये क्या देता है हमें? हमें ये वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी में तो ऑलरेडी टाइम छुपा हुआ है, तो है क्या बेसिकली है क्या? फाई स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, और जिस भी डायरेक्शन में आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये उसी डायरेक्शन में आपको क्या दे देता है? वेलोसिटी देता है, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। जैसे मान लीजिए एक्स में करेंगे तो क्या करेंगे आप? डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो ये यू दे देगा माइनस साइन के साथ में। आपको देखिए एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी होती है, एक्स में हम लोग यू मानते हैं, वाई में हम लोग वी मानते हैं, जेड में हम लोग डब्लू मानते हैं। तो फाई को जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, अरे समझ में आ रहा है ना? थम्स अप करके बताओ, कितनी शानदार बात पढ़ा रहा हूं भैया, कितनी मजेदार बात पढ़ा रहा हूं। आप बताओ ना थम्स अप करके, बोलो भाई समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। क्या ध्यान से समझोगे? कोई पूछेगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, थम्स अप करके बताओ पहले, तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहले थम्स अप करके बताओ कि बात समझ में आ रही है या फिर मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये टाइम और स्पेस का फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? ये ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम इसको किसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें, किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें, तो ये उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता है विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन के साथ क्यों देता है ना, इसका भी कहानी है, इसका भी हिस्ट्री है। किसी दिन इसको समझाएंगे कि माइनस क्यों आता है, आज ही समझा देंगे तो सारा चार्म खत्म हो जाएगा। किसी क्लास में 1-2 दिन बाद ये बताएंगे कि माइनस क्यों आता है। अगर आप डेल फाई अपॉन डेल वाई करोगे ना तो माइनस भी आ जाएगा। अगर आप डेल फाई अपॉन डेल जेड करोगे ना, डेल फाई अपॉन डेल जेड करोगे तो माइनस डब्लू आ जाएगा। ये माइनस क्यों आता है जानते हो तुम लोग? आज ही बता दें क्या? आज आप जानना चाहते हैं कि माइनस क्यों आता है? किसी को आइडिया है? बात चली है तो बात बता देते हैं, बड़ी मजेदार बात है, लोग जानते नहीं है। आप पूछ लेना किसी से कि सर ये बताइए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में ये माइनस साइन क्यों आता है? जानना चाहते हो तो थम्स अप करके बताओ, बताओ फिर एक्सप्लेन करते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, जानना चाहते हैं आप लोग। अभी संख्या कुछ ठीक हुई है, थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको। हाँ, थम्स अप करके बताइए, सीखना चाहते हो तो बोलिए भाई। देखिए बता रहा हूं, अब देखिए होता क्या है ना, जब भी किसी चीज का फ्लो होता है, फ्लो हमेशा हायर से लोअर होता है। कभी भी फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर होता है। जो फ्लो होता है, फ्लो हमेशा क्या होता है? हायर से लोअर होता है। किसी चीज का फ्लो हो, पानी का फ्लो हो, बात चली है तो दूर तक जाएगी, बताइए सर। हाँ, बता देते हैं। जो फ्लो होता है ना बेटा, वो हायर से लोअर होता है। चाहे पानी का फ्लो हो, हायर से लोअर ही तो पानी जाता है ना। झरना ऊपर से नीचे गिरता है कि नीचे से ऊपर जाता है? जब आप शावर में नहाते हैं तो शावर का पानी ऊपर से नीचे आता है ना, कि नीचे का पानी ऊपर जाता है? ऐसा नहीं होता। तो फ्लो हमेशा कैसा होता है? हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर होता है। हीट का फ्लो भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है। जो मैकेनिकल वाले हैं वो जानते होंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है। हीट भी ऐसे फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से फ्लो करती है। कहां जाती है? जाती है लोअर टेम्परेचर के लिए। तो हीट भी ऐसे फ्लो करती है। तो जब बच्चों कोई चीज फ्लो करती है ना भाई लोग, तो कोई चीज फ्लो करेगी, पानी फ्लो करेगा, तो फ्लो करने से चीजें डिक्रीज होती हैं। भाई हायर एटीट्यूड पे यहां पे कोई पानी है
और लोअर पे गिर रहा है, हायर से लोअर पे गिर रहा है। बात समझ में आए? थम्स अप करके बताना। हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है। जब फ्लो हो रहा है तो हायर पे चीजें कम हो रही है ना, हायर पे कम हो रही है, लोअर पे बढ़ रही है एक साइड में। तो चूंकि हायर पे कम हो रही है यानी चीजें डिक्रीज कर रही हैं, फ्लो होता गया, डिक्रीज होता गया। मान लो कोई स्ट्रीम लाइन है, दो स्ट्रीम लाइन के बीच से चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो स्ट्रीम लाइन से चीजें कम हो रही हैं लगातार ना। जो कम हो रही हैं मतलब डिक्रीज कर रही हैं, और डिक्रीज कर रही हैं इसीलिए क्या लगाते हैं? माइनस साइन। चूंकि थिंग्स डिक्रीज कर रही हैं, चीजें डिक्रीज कर रही हैं, इसीलिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। कहीं इसका आपको सिग्निफिकेंस मिलता नहीं है, किसी बुक को पढ़ लो। हाँ, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपके बड़े काम की है अगर आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को जानना चाहते हैं तो। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में आपसे फाई के बारे में कोई चीज पूछी जा रही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यानी कि फाई इज एन इंडिकेशन ऑफ इरोटेशनल नेचर ऑफ फ्लो। अब इसको मैं एक लाइन में तो नहीं प्रूफ कर सकता, हालांकि समझा सकता, लेकिन जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा कभी थ्योरेटिकल क्लास तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फाई की वैल्यू हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ इरोटेशनल नेचर ऑफ फ्लो। अगर फ्लो, सुरभि सिंह ने लिखा है, थैंक्स सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू डियर। अगर एग्जिस्टेंस की हम बात करें, फाई सिर्फ और सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करता है जहां फ्लो इरोटेशनल हो। ऐसा क्यों होता है हम प्रूफ करेंगे, बाकायदा प्रूफ करेंगे, आपसे प्रॉमिस किया है, जब भी पढ़ाएंगे प्रूफ जरूर करेंगे इसको। बाकी चीजें देखते हैं। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ऐसा नहीं है, ये गलत सेंटेंस लिखा गया है। इससे बहुत सारी बातें हैं, वो आपको समझानी रहेंगी, तब समझोगे आप बात को। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव, नहीं, पहला ही ए पार्ट केवल सही है, बाकी चीजें अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पार्ट। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने यहां सब कवर कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सा अपर लेवल का है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। पढ़िए जरा सवाल को, पढ़िए ना, पढ़ लीजिए। छठा सवाल है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। क्या कह रहा है सवाल? 6th नंबर सवाल क्या कह रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन सिमिलर टू स्ट्रीम फंक्शन। बताइए भाई, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? बताइए भाई। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें से कुछ एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। सवालों की कमी नहीं, सिर्फ बहुत सवाल आते हैं। इसमें ऑप्शंस ढूंढना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। कह रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन सिमिलर टू स्ट्रीम फंक्शन। नहीं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्केलर होता है, हालांकि स्ट्रीम लाइन फंक्शन जो होता है वो वेक्टर होता है। तो पहला तो गलत है, पहला तो गलत है, एकदम श्योर हो गया। दूसरा, इट इज फुली 3 डायमेंशनल फंक्शन एंड नॉट लिमिटेड टू 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है, ये 3D में भी हो सकता है, ये 2D में भी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। अभी जवाब मत दो ना, ए पार्ट बी पार्ट क्यों कर रहे हो? अभी तो पहले सीखो पहले कि क्या क्या इसमें है, ठीक है ना। अभी आंसर नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, अभी तो सीखो पहले। देखो, गलत आंसर दीपक ने टाइप किया, तुरंत उड़ा दिया। देखा सर ने सेकंड को टिक किया है तो बी तो नहीं मैच कर रहा, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। भाई स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी ही नहीं होगी तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा? सही बात कह रहा है। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, आप देखो यार एक सवाल में कितने सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, कितनी काम की क्लास है, आप पढ़ो तो कितना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तीसरी बात कह रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी ही नहीं होता, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहां से एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल सही बात कह रहा है।
अगला कह रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ द फ्लो इज इरोटेशनल। अगर फ्लो इरोटेशनल है तभी एग्जिस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 6 का डी पार्ट। दीपक आप देखो बी पार्ट कह रहे थे ना, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा, ठीक है, हमें आराम से करना है अभी, क्योंकि अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हैं, अभी हम आराम से अपने कमरे में बैठ करके काम कर रहे हैं। हम जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब हम ये गलतियां ना करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। और ये गलतियां हमसे तब बिल्कुल नहीं होंगी अगर हमने बार बार इनकी प्रैक्टिस करी है और हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 की बात करते हैं। क्या है 7? मैं हट जाता हूं साइड से, पढ़िए जरा। अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर। अब ये क्वेश्चन ना तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह याद हो जाना चाहिए, हनुमान चालीसा की तरह याद हो जाना चाहिए। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, और आज क्या मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब देखो क्वेश्चन का लेवल यही होता है, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछती हैं। 7 तो आपको रट ही गया होगा। क्या आंसर होगा बताओ जरा, कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किसके लिए एग्जिस्ट करता है? किसके लिए करता है भाई? इरोटेशनल फ्लो के लिए। अब चूंकि अभी समय क्लास की अपनी सीमाएं होती हैं कि इस पूरी क्लास में आपको प्रूफ करके नहीं दिखा सकता, लेकिन किसी दिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों इरोटेशनल के लिए ही वैलिड होती हैं। एक एक कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, वर्टिसिटी हो, सर्कुलेशन हो, ये सब कुछ इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा कि वर्टिसिटी की फीलिंग क्या होती है। कोई कॉन्सेप्ट जब तक आप फील नहीं करते हो ना, आपको मजा नहीं आता है। वर्टिसिटी, सर्कुलेशन, वर्टेक्स फ्लो, ये सब फील कराऊंगा आपको। रोटेशनल कंपोनेंट क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, कैसे चीजें बदलती हैं, सब कुछ बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। A steady irrotational flow of an incompressible fluid is called। कह रहे हैं कि अगर फ्लो स्टीडी हो, अगर फ्लो स्टीडी हो और साथ ही साथ क्या हो, इरोटेशनल भी हो, अगर फ्लो स्टीडी भी हो और इरोटेशनल भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल फ्लो। ये क्वेश्चन ना जेईई एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लो, ऐसा क्यों है, क्या कहते हैं, लेकिन बहुत बार पूछता है। तो 8th का आंसर क्या आ गया बताओ? 8th का आंसर आ गया डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़े भाई 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 मैचिंग का क्वेश्चन है, और जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि पता है मुझे कि 4 विकल्प इधर हैं, 4 विकल्प इधर हैं। ये चारों के चारों यहां समझ में आएंगे, चारों के चारों यहां समझ में आएंगे, तब इसका आंसर आप दे पाओगे। जरा पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सवाल पढ़ने में ही आपको लग जाएगा कम से कम आधा मिनट, 30 सेकेंड। इट विल टेक मिनिमम 30 सेकेंड टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। पहले ध्यान से पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा कि मैं करना क्या है। पढ़ो ध्यान से, फिर मैं लगवाता हूं। कुछ लोगों ने आंसर दिया क्या? तो अभी आंसर नहीं दिया होगा, अभी तो समझे नहीं होंगे ना कि क्या है इसका आंसर। देखो सबसे पहले एक एक मिलाते हैं। पहले का विकल्प क्या होना चाहिए? फ्लो ओवर अ स्फेयर। किसी स्फेयर के ऊपर अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो क्या कहा जाएगा? किसी स्फेयर के ऊपर अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो क्या कहा जाएगा? पहले इस बात को समझिए जरा।
बोलो भाई। अब देखो किसी स्फेयर के ऊपर अगर फ्लो हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो। एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो। अगर कोई फ्लो इस तरह से हो रहा हो, अगर कोई फ्लो इस तरह से हो रहा हो कि वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें सिमेट्री मिल रही हो, तो उसे हम एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो बोलते हैं। इस पर डिटेल क्लास में और बातें होंगी। एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको कि ये किससे मिलेगा, ए किससे मिलेगा, ए मिलेगा 3 से। फिर है फ्लो ओवर अ लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अगर लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर पे फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे, बताओ भाई। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं जरा, बताओ जरा। अगर लॉन्ग सिलेंडर पे अगर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अरे ए बी सी डी कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, ए बी सी डी में क्या होगा। नहीं समझ, 9 का सी पार्ट। हाँ आंसर तो सी पार्ट है, जिसने भी सी पार्ट बताया है बिल्कुल सही बताया है, जिसने भी सी बताया है बिल्कुल सही बताया। अच्छा पहले का मैंने बता दिया 3, अब पहले का 3 हो गया तो संभावनाएं बी और डी तो निरस्त हो गई, अब बचा ही ए और सी में। तो बी से देखो कुछ क्लैरिटी आएगी, बोलो बेटा। बी का आंसर होगा, देखो सी पार्ट में बी का आंसर है 1। 1 का मतलब है 2 डायमेंशनल। अच्छा ये बताइए मुझे कि अगर बहुत लंबे सिलेंडर के ऊपर अगर फ्लो हो रहा है तो वो 2D क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। उसकी लेंथ ज्यादा है ना, तो इसलिए उसमें 2D होगा, 3D होने का चांस उसको नहीं मिलता है। समझ में आया ना। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया 1। तो सी ऑप्शन तो मैच करने लगा है, ठीक है, ऑप्शन सी मैच करने लगा है, आंसर यहां से निकल भी गया। लेकिन फिर भी हम अदर ऑप्शंस को भी देखेंगे। फ्लो इन पाइप, फ्लो इन पाइप इन बेंड, इस तरह की कोई पाइप है जो कि बेंड है। अब ये फ्लो कौन सा होगा, बोलो भाई। ये फ्लो कौन सा होगा, ये फ्लो कौन सा होगा, ये होगा 3 डायमेंशनल। क्यों 3 डायमेंशनल होगा, क्यों 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल इसलिए होगा, 3 डायमेंशनल इसलिए होगा कि बेंड होने की वजह से उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट जनरेट होगा। भाई कोई यहाँ बेंडिंग है पाइप में, तो ऐसे अगर आप बेंड हुआ है तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल फ्लो होगा। मैंने इसके एग्जाम्पल भी शायद आपको दिए होंगे कभी क्लास में। लेंथ ज़्यादा है सर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बना, आइए फिर से देखते हैं जरा, क्या ऑप्शन बना। हाँ तो इसका हुआ, हाँ एक ऑप्शन हुआ 3, बी का हुआ 1 और सी का कौन सा हुआ 4। अब डी का क्या होगा, फुली डेवलप्ड फ्लो इन अ पाइप एट कांस्टेंट फ्लो रेट, इसका क्या हो जाएगा 1 डायमेंशनल फ्लो, यानी इसका 2 हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कहीं कुछ दिक्कत आ रही होगा, समझ में कुछ ना आया हो तो पूछ लो, आप पूछ सकते हो। आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं। ये सब ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, 2D हो सकता है कि 1D हो सकता है कि 3D हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस होता है, मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पर। किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर। यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2, यानी कि ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, ρ2 A2 V2। ये दो फॉर्मूले बहुत पॉपुलर हैं और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि कहाँ आप ये यूज करेंगे, कहाँ आप ये यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 10th का आंसर ये है। आइए 11th की तरफ चलते हैं। 11th का आंसर क्या होगा, द फ्लो विच नेग्लेक्ट्स चेंज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज।
ऐसा फ्लो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निश्चित रूप से वन डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा है, ट्रांसवर्स में नहीं हो रहा है, तो बताओ ये नहीं हो रहा है तो ये गायब हो गया, तो फ्लो कैसा हो गया, वन डायमेंशनल। तो 11वें का आंसर क्या हो गया, 11वें का आंसर हो गया ए पार्ट। समझ में आ रहा है ना। आइए 12वें की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो इज। 12वां क्वेश्चन तो समझिए कि जाने कितनी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। 12वें का ऑप्शन क्या होगा, व्हेन इट इज स्टेडी, व्हेन इट इज वन डायमेंशनल, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो 12वें का आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि ये सारी बातें सही कही जा रही हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ एबव, तो डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 13, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। आइडियल फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लो जो है वो कौन से कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है, तो एकदम बात याद रखिए कि उसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना अति आवश्यक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा तो फ्लूइड आइडियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसलिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है पार्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 को ध्यान से देखिए। फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड कहाँ है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्लूइड। रेस्ट का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब है कि यहाँ पर, मैंने आपको कई बार बताया है, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब है कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चाहे जितनी हो जाए लेकिन शियर फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। टाउ की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, तभी ये फ्लूइड स्टैटिक है, नहीं तो ये फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड काइनेमेटिक्स में चला जाएगा। तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। पढ़ के देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में कई बार पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा है, 15वां क्वेश्चन, आइए उसको कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होती है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है, आइडियल फ्लूइड क्या है। 15 क्वेश्चन है, आइडियल फ्लूइड क्या है। हैज नो विस्कोसिटी, बात तो सही है कि विस्कोसिटी तो नहीं होती है। सेटिस्फाइज द रिलेशन पीवी इक्वल टू आरटी, ऐसी कोई शर्त तो नहीं बताई गई कभी। ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन कैसे करेगा, क्योंकि अगर विस्कोसिटी आ गया तो रियल फ्लूइड हो गया ना। इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, हाँ ए भी ठीक ठाक आंसर है, लेकिन डी में एकदम करेक्ट बात लिखी गई है जो कि हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो 15 सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया था और ये 15 सवाल लग गए हैं और मैं आशा कर सकता हूं कि सवाल सारे समझ में आए होंगे। आज ये लाइव लर्नर की संख्या थोड़ी सी कम थी, ठीक है। कल आप और लोग जुड़िए ताकि हम लोग इस क्लास को, वैसे काफ़ी जनता बाद में देखती है, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं जो कहते हैं सर हम लोग बाद में क्लासेस को देखते हैं, लेकिन आप लोग शेयर करिए। लाइव जितने लोग रहते हैं तो उतना मज़ा आता है हम लोग को पढ़ाने में। और लाइव का ना एक अपनी एक फीलिंग है। आप लोग जो लोग लाइव हैं सुन रहे होंगे मुझे, वो मुझे बताएंगे कि लाइव का क्या होता है, अपना एक अलग फीलिंग आता है, एक क्लासरूम की फीलिंग आती है। बाद में देखने में क्या होता है ना कि आप भूल जाते हो कहाँ पढ़ रहे थे, क्या चल रहा था। तो मैं कोशिश किया मैंने यहाँ पे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थम्स अप करके बताइएगा, कमेंट्स लिखिएगा। मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि सरफेस टेंशन पे हम लोग क्लास कब लेने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कल है, कल सबको बुला लेना। कल जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कल। कल कितनी तारीख होगी, आज 8 तारीख है ना, कल 9 होगी। 9 जुलाई को कल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे क्लास के बारे में किया जा रहा है। क्या अनाउंसमेंट है कि सरफेस टेंशन की क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। हम लोग से मतलब मैं लेने जा रहा हूं, और इसकी टाइमिंग कितनी होगी, 2 आवर्स, 2 घंटे की क्लास होगी।
टाइम क्या होगा इसका 8 PM, शाम को 8 बजे। 2 घंटे की क्लास शाम को 8 बजे मिलने वाली है आपको। इसका डेट क्या होगा, ये डेट आपको कल पता चलेगा। कब पता चलेगा, कल पता चलेगा। ठीक है ना, तो डेट आपको कल पता चलेगी। ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है। जब किसी क्रिएटिव आदमी को खुद की क्रिएटिविटी अच्छी लगे तो वो चीज़ बड़ी शानदार होती है। अमूमन जानते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो अपने आप से बहुत असंतुष्ट रहते हैं और उनका असंतुष्ट होना ही उन्हें एक अच्छा क्रिएटिव इंसान बनाता है। ठीक है ना, चाणक्य का एक श्लोक भी है, संतुष्टा च द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। अगर द्विज संतुष्ट हो गया, अगर क्रिएटिव आदमी, हम लोग क्या है क्रिएटिव लोग हैं, नया पढ़ा दें, कुछ कैसे पढ़ा दें, कुछ नया तरीका ले आ दें, अगर हम ही संतुष्ट हो गए, अगर हम सेटिस्फाई हो गए कि हमने अच्छा पढ़ा दिया, तो फिर हमारा खराब पढ़ाना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है, या खुद भी हमें लगता है कि असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, हमें नहीं समझ में आया कि हमने कुछ कमी कर दी क्या, हम और अच्छा पढ़ाएंगे अगली बार। लेकिन कभी कभी क्रिएटिव लोगों से कुछ ऐसा काम हो जाता है जो लगता है कि नहीं ये तो अच्छा कर दिया। तो सरफेस टेंशन वाली क्लास कुछ ऐसी ही है। मुझे खुद लगता है कि ये क्लास बहुत अच्छी मैंने डिज़ाइन कर ली है आपको देने के लिए। SSC JEE गेट IAS सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें, दैनिक जीवन के सारे क्वेश्चन उसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्लास है। आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला है। बहुत सारे थम्सअप आ रहे हैं जो कि जिसके कारण मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो आज मैं विदा लेता हूं। शिवेन सर आ चुके हैं मेरे सामने, शिवेन सर भी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कास्टिंग पढ़ाना है। कास्टिंग की वेल्डिंग सर, वेल्डिंग, अच्छा वेल्डिंग पढ़ाएंगे सर। तो मैकेनिकल वालों आप लोग बने रहोगे, सिविल वाले अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।